विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। चारुलता की खोज में एपिसोड 3। 127 दिन पहले दोपहर के शुरुआती समय में मैंने अपनी आंखों से पसीना पोंछते हुए दरवाजे के पीछे एक माधुरी डिक्सिट का पोस्टर चिपकाया। कॉलोनल सोफे पर बैठकर यह तय कर रहा था कि पोस्टर सीधा है या नहीं, और मेरी चारुलता से जुड़ी अंतहीन सवालों की बौछार को भी झेल रहा था। उसकी कहानी क्या है? वह शिलोंग की है। आप वहां से बिना ध्यान दिए निकल सकते हैं, और जो मुझे समझ आया, आपको ऐसा ही करना चाहिए। उसका बॉयफ्रेंड ज़ादाबपुर यूनिवर्सिटी में छात्रवृत्ति पर है, किसी बैंड में बास बजाता है। उसके परिवार के बारे में ज्यादा नहीं जानता। तो क्या उसे वो सच में पसंद है? मुझे लगता है उसने अभी तक उससे धोखा नहीं किया, जो अपने आप में पहली बार है। सुबह भर से मैं किसी और चीज में रुचि नहीं ले पाया, न तो वैन गॉग का पोस्टर और न वीडियो गेम्स, और न ही मेरी क्लास का शेड्यूल जिसे ईगल सुबह लेकर आया था। उसने मुझसे अपना परिचय भी दिया। सेंट जोसेफ में आपका स्वागत है मिस्टर मुखर्जी। यहां आपको काफी स्वतंत्रता दी जाती है। अगर आपने इसका दुरुपयोग किया तो पछताएंगे। आप अच्छे युवक लगते हैं। मैं आपको अलविदा कहने की स्थिति में नहीं लाना चाहता। फिर उसने मुझे उस नजर से देखा जो या तो बहुत गंभीर थी या बेहद शरारतपूर्ण। चारुलता इसे विनाश की नजर कहती है। जब अगली बार ये नजर दिखे तो समझ लो कि तुम पकड़े गए हो। ठीक है पुर्ज, कॉलोनल ने कहा जब मैं पोस्टर से थोड़ा हट गया। पूरी तरह सीधा नहीं था, लेकिन काफी हद तक सही था। चारुलता का जिक्र अब बहुत हो गया। मेरी गिनती में इस स्कूल में 92 लड़कियां हैं, और हर एक चारुलता से कम पागल है, जो कि पहले से ही किसी और के साथ है। मैं लंच करने जा रहा हूं। आज बेगुनी का दिन है। वह बाहर निकल गया, दरवाजा खुला छोड़ते हुए। खुद को एक अत्यधिक मोहित मूर्ख महसूस करते हुए मैं दरवाजा बंद करने के लिए उठ खड़ा हुआ। कॉलोनल, जो पहले ही हॉस्टल सर्कल के आधे रास्ते पर था, मुड़ा और कहा, हे भगवान, आ रहे हो या नहीं? दार्जिलिंग के बारे में आप बहुत सारी बुरी बातें कह सकते हैं, लेकिन यह नहीं कह सकते कि दार्जिलिंग के लोग डीप फ्रायर से बेवजह डरते हैं। सेंट के पहले हफ्ते में कैफेटेरिया में फ्राइड चिकन, चिकन फ्राइड स्टेक और फ्राइड भिंडी, जिसे कि बंगाली में भिंडी भाजा कहते हैं, परोसी गई, जो मेरे लिए पहली बार किसी तली हुई सब्जी का अनुभव था। मैंने आधा अंदाजा लगाया कि वे आइसबर्ग लेट्यूस को भी तल सकते थे, लेकिन कुछ भी बेगुनी की बराबरी नहीं कर सकता था जो प्रोतिमा मासी ने बनाया था, जो सेंट जोसेफ की बेहद मोटी और समझ में आने वाली वजह से रसोइया थी। बेगुनी एक डीप फ्राइड भजिया थी, जो साबित करता था कि तला हुआ खाना हमेशा स्वाद में सुधार लाता है। उस दोपहर कैफेटेरिया में कॉलोनल और 5 अनजान लोगों के साथ एक गोल मेज पर बैठकर मैंने अपना पहला बेगुनी खाया और एक अद्भुत पाक अनुभव किया। मेरी मां बहुत अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन मैं तुरंत प्रोतिमा मासी को धन्यवाद देने के लिए घर ले जाना चाहता था। कॉलोनल ने मुझे लकड़ी की हिलती हुई मेज पर बैठे लोगों से मिलवाया, लेकिन मैंने केवल वरुण का नाम याद रखा, जिसका जिक्र चारुलता ने कल किया था। एक पतला मेघालया का लड़का जो कॉलोनल से कुछ इंच ही लंबा था। वरुण मुंह में भरे भोजन के साथ बोल रहा था, जबकि मैं धीरे धीरे चबाते हुए बेगुनी का आनंद ले रहा था। वरुण ने मुझसे कहा, पहली बार किसी को बेगुनी खाते हुए देखने से बढ़कर कुछ नहीं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोला, आधा इसलिए कि किसी ने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा, और आधा इसलिए कि मैं जितना हो सके उतना खाना चाहता था। लेकिन वरुण को ऐसी कोई झिझक नहीं थी। वह खा सकता था, चबा सकता था और निगल सकता था, और साथ ही बात भी कर सकता था। लंच का मुख्य विषय वह लड़की थी जो चारुलता की रूममेट होनी थी, रूपा, और उसका बॉयफ्रेंड संजय मिश्रा, जो एक वीकडे वॉरियर था। मुझे पता चला कि उन्हें पिछले स्कूल वर्ष के अंतिम सप्ताह में बाहर निकाल दिया गया था। जैसा कि कॉलोनल ने बताया, ट्राइफेक्टा के लिए उन्हें सेंट जोसेफ के 3 निष्कासन योग्य अपराध एक साथ करते हुए पकड़ा गया था। वे एक साथ बिस्तर पर नग्न लेटे हुए थे। जननांग संपर्क अपराध क्रमांक 1, पहले से ही नशे में थे क्रमांक 2, और जब ईगल ने उन पर धावा बोला तो वे जॉइंट पी रहे थे क्रमांक 3। अफवाह थी कि किसी ने उनकी शिकायत की थी, और वरुण यह जानने के लिए उतावला था कि वह कौन था। इतना उतावला कि उसने बेगुनी से भरे मुंह के साथ चिल्लाकर कहा, संजय मिश्रा एक कमीना था। कॉलोनल ने कहा, मैं उसकी शिकायत नहीं करता, लेकिन जो कोई संजय मिश्रा जैसे वीकडे वॉरियर के साथ रहता है, उसे वही मिलता है जिसकी वह हकदार है। भाई, वरुण ने जवाब दिया,
तुम्हारी गर्लफ्रेंड। और फिर उसने एक कौर निगलते हुए कहा, एक वीकडे वॉरियर है। सच। कॉलोनल हंसा। मेरी निराशा के लिए यह अचूक सत्य है, लेकिन वह संजय मिश्रा जितनी बड़ी कमीनी नहीं है। इतनी नहीं। वरुण ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। कॉलोनल फिर से हंसा और मैं सोचने लगा कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के समर्थन में कुछ क्यों नहीं कहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी गर्लफ्रेंड एक जैगुआर चलाने वाली साइक्लॉप्स होती, जिसकी दाढ़ी होती। मुझे तो कोई मिलता जिससे मैं बस थोड़ा समय बिता सकूं, मैं तो शुक्रगुजार होता। उस शाम जब कॉलोनल सिगरेट लेने के लिए रूम 43 में आया, शायद उसे ये याद नहीं था कि वे तकनीकी रूप से मेरी थीं। तो मुझे परवाह नहीं थी कि उसने मुझे अपने साथ क्यों नहीं बुलाया। पब्लिक स्कूल में मैंने बहुत से लोगों को देखा था जो इस तरह के व्यक्ति या उस तरह के व्यक्ति से नफरत करना पसंद करते थे। जैसे उच्ची जाति के बच्चे नीच जाति के बच्चों से नफरत करते थे आदि, और यह हमेशा मुझे समय की बर्बादी लगती थी। कॉलोनल ने मुझे नहीं बताया कि उसने दोपहर कहाँ बिताई या वह शाम कहाँ बिताने वाला था, लेकिन जब वह गया तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं शायद आमंत्रित नहीं था। खैर, ठीक ही हुआ। मैंने रात वेब सर्फिंग और द फाइनल डेज, रिचर्ड निक्सन और वाटरगेट पर एक किताब पढ़ने में बिताई। रात के खाने के लिए मैंने एक रेफ्रिजरेटेड बेगुनी को माइक्रोवेव में गर्म किया, जिसे कॉलोनल कैफेटेरिया से चुपके से ले आया था। इसने मुझे सिलीगुरु की रातों की याद दिला दी, सिवाय इसके कि यहाँ खाना बेहतर था और एयर कंडीशनिंग नहीं थी। बिस्तर पर लेटकर पढ़ना सुखद और परिचित महसूस हुआ। मैंने तय किया कि मैं अपनी माँ की सलाह मानूंगा और अपनी कक्षाओं के पहले दिन से पहले एक अच्छी नींद लूंगा। फ्रेंच 2 सुबह 8:10 पर शुरू होनी थी और मैंने सोचा कि कपड़े पहनने और क्लासरूम तक पहुंचने में 8 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा, इसलिए मैंने अलार्म 8:02 पर सेट किया। मैंने शावर लिया और फिर बिस्तर पर लेट गया, इंतज़ार करते हुए कि नींद मुझे गर्मी से बचा ले। रात करीब 11 बजे मुझे एहसास हुआ कि मेरी चारपाई से चिपका हुआ छोटा पंखा और असरदार हो सकता है अगर मैंने अपनी शर्ट उतार दी और आखिरकार मैं सिर्फ बॉक्सर्स पहनकर चादरों के ऊपर सो गया। कुछ घंटों बाद जब मैं 2 पसीने से भरे भारी हाथों से जोर जोर से हिलाए जाने पर उठा तो मुझे अपने निर्णय पर पछतावा हो रहा था। मैं बिस्तर में सीधा बैठ गया, पूरी तरह जाग गया, डरा हुआ और किसी कारणवश आवाज़ों को समझ नहीं पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आवाज़ें क्यों आ रही थीं और वैसे भी ये किस समय की बात थी। आखिरकार मेरा दिमाग साफ हुआ और मैंने सुना, चलो बच्चे, हमें तुम्हें पीटना मत पड़ जाए, बस उठ जाओ। और फिर ऊपर की चारपाई से मैंने सुना, हे भगवान, पुर्ज बस उठ जाओ। तो मैं उठ गया और पहली बार 3 धुंधली आकृतियां देखीं। उनमें से 2 ने मुझे पकड़ लिया। एक ने मेरे ऊपरी बाजुओं को पकड़ रखा था और मुझे कमरे से बाहर ले गए। बाहर जाते वक्त कॉलोनल बड़बड़ाया, अच्छा समय बिताओ, उस पर नरमी बरतना रणवीर। उन्होंने मुझे लगभग दौड़ते हुए मेरे हॉस्टल के पीछे की ओर सॉकर फील्ड की तरफ ले गए। जमीन घास वाली थी, लेकिन उसमें कंकड़ भी थे और मुझे आश्चर्य हुआ कि किसी ने यह सामान्य शिष्टाचार क्यों नहीं दिखाया कि मुझे जूते पहनने के लिए कहें और मैं वहां अपने अंडरवियर में क्या कर रहा था। पतले पैर दुनिया के सामने उजागर हो रहे थे। मेरे दिमाग में 1000 शर्मनाक विचार आए। वहां नया जूनियर भैरवनाथ मुखर्जी है, जिसे सॉकर गोल पोस्ट से सिर्फ अपने बॉक्सर्स में हथकड़ी लगाई गई है। मैंने कल्पना की कि वे मुझे जंगल में ले जा रहे हैं जहां हम अब जा रहे थे और मुझे पीट रहे हैं ताकि मैं अपने स्कूल के पहले दिन शानदार दिख सकूं। और पूरे समय मैं बस अपने पैरों को देखता रहा, क्योंकि मैं उन पर नहीं देखना चाहता था और मैं गिरना नहीं चाहता था, इसलिए मैं अपने कदम देखता रहा। बड़े पत्थरों से बचने की कोशिश कर रहा था। मेरे भीतर बार बार लड़ाई या भागने की प्रतिक्रिया उमड़ती रही, लेकिन मुझे पता था कि न तो लड़ाई और न ही भागना पहले कभी मेरे लिए काम आया था। उन्होंने मुझे घुमावदार रास्ते से नकली समुद्र तट की ओर ले गए।
और तब मुझे पता चल गया कि क्या होगा। एक अच्छे पुराने जमाने का झील में डुबकी, और मैंने खुद को शांत किया। मैं इसका सामना कर सकता था। जब हम समुद्र तट पर पहुंचे तो उन्होंने मुझे अपने हाथों को अपनी बगल में रखने के लिए कहा, और सबसे भारी लड़के ने रेत से 2 डक्ट टेप के रोल उठाए। मेरे हाथ एक सिपाही की तरह मेरी बगल में सपाट थे। उन्होंने मुझे कंधे से कलाई तक मम्मी की तरह लपेट दिया। फिर उन्होंने मुझे जमीन पर फेंक दिया। नकली समुद्र तट की रेत ने गिरने को थोड़ी नरमी दी, लेकिन फिर भी मेरा सिर जमीन से टकराया। उनमें से 2 ने मेरे पैरों को एक साथ खींचा, जबकि तीसरे, रणवीर, जिसे मैंने पहचान लिया था, ने अपना कोणीय मजबूत जबड़े वाला चेहरा इतना करीब ला दिया कि उसके माथे से निकले जेल लगे बाल मेरी नाक को चुभने लगे। उसने कहा, "यह कॉलोनल के लिए है, तुम्हें उस कमीने के साथ नहीं घूमना चाहिए।" उन्होंने मेरे पैरों को टखनों से लेकर जांघों तक टेप से बांध दिया। मैं एक चांदी की मम्मी की तरह दिख रहा था। मैंने कहा, "कृपया दोस्तों मत करो," बस इससे पहले कि उन्होंने मेरे मुंह पर टेप चिपका दिया। फिर उन्होंने मुझे उठाया और पानी में फेंक दिया। डूब रहा था, लेकिन घबराहट या कुछ और महसूस करने के बजाय मुझे यह एहसास हुआ कि कृपया दोस्तों मत करो बहुत ही बेकार आखिरी शब्द थे, लेकिन फिर मानव जाति का सबसे बड़ा चमत्कार। हमारी उछाल आगे आई, और जैसे ही मैंने खुद को सतह की ओर तैरते हुए महसूस किया, मैंने अपनी पूरी कोशिश से शरीर को मोड़कर गर्म रात की हवा को पहले अपनी नाक से टकराने दिया, और मैंने सांस ली। मैं मरा नहीं था और मरने वाला नहीं था। खैर, मैंने सोचा यह इतना बुरा नहीं था, लेकिन सूरज उगने से पहले किनारे तक पहुंचने का एक छोटा सा मामला अभी भी बाकी था। पहले यह तय करना था कि मैं किनारे के मुकाबले किस स्थिति में था। अगर मैंने अपना सिर ज्यादा झुका लिया तो मुझे लगा कि मेरा पूरा शरीर लुढ़कने लगेगा, और मरने के अप्रिय तरीकों की लंबी सूची में गीले सफेद बॉक्सर्स में उल्टा डूबना काफी ऊपर है। इसलिए इसके बजाय मैंने अपनी आंखें घुमाईं और अपना सिर पीछे की तरफ झुकाया। मेरी आंखें लगभग पानी में थीं, जब तक कि मैंने ये नहीं देखा कि किनारा, जो 10 फीट से भी कम दूर था, सीधे मेरे सिर के पीछे था। मैंने तैरना शुरू किया, बिना हाथों वाली एक चांदी की मत्स्य कन्या की तरह, केवल अपने कूल्हों का उपयोग करके गति उत्पन्न की, जब तक कि अंततः मेरी पीठ झील की गंदी तलहटी से नहीं टकराई। तब मैंने मुड़कर 3 बार अपने कूल्हों और कमर का उपयोग करके लुढ़कने की कोशिश की, जब तक कि मैं एक जर्जर हरे तौलिए के पास किनारे पर नहीं आ गया। उन्होंने मेरे लिए एक तौलिया छोड़ दिया था। कितने विचारशील थे। पानी डक्ट टेप के नीचे रिस चुका था और मेरी त्वचा पर चिपकने वाली चीजों की पकड़ ढीली कर दी थी, लेकिन टेप 3 परतों में लिपटा हुआ था, जिससे मछली की तरह पानी से बाहर निकलना आवश्यक हो गया। आखिरकार यह इतना ढीला हो गया कि मैं अपना बायां हाथ अपनी छाती की ओर ऊपर कर सकता था और टेप को फाड़ सकता था। मैंने खुद को रेत भरे तौलिए में लपेट लिया। मैं अपने कमरे में वापस जाकर कृष्ण मुरारी से नहीं मिलना चाहता था, क्योंकि मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि रणवीर का क्या मतलब था। शायद अगर मैं वापस कमरे में गया तो वे मेरे इंतजार में होंगे और मुझे सच में मार देंगे। शायद मुझे उन्हें दिखाने की जरूरत थी। ठीक है, आपका संदेश मिल गया। वह सिर्फ मेरा रूममेट है, दोस्त नहीं। और वैसे भी मुझे उस समय कॉलोनल के प्रति ज्यादा दोस्ती का एहसास नहीं हो रहा था। अच्छा समय बिताओ ज़ाया, उसने कहा था। हाँ, मैंने सोचा, बहुत मजा आया। इसलिए मैं चारुलता के कमरे में चला गया। मुझे नहीं पता था कि समय क्या था, लेकिन मैंने उसके दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी देखी। मैंने धीरे से दस्तक दी। हाँ, उसने कहा, और मैं अंदर गया, गीला, रेत से भरा हुआ और केवल तौलिया और गीले बॉक्सर पहने हुए। ये वह दृश्य नहीं था जिसमें दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मुझे देखना चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा कि वह मुझे समझा सकती है कि अभी क्या हुआ था। उसने किताब नीचे रखी और चादर को अपने कंधों के चारों ओर लपेटते हुए बिस्तर से उठ गई।
एक पल के लिए वह चिंतित लड़की दिखी जो मैंने कल देखी थी, जो मुझे प्यारा कहती थी और ऊर्जा, मजाक और बुद्धिमत्ता से भरपूर थी। और फिर वह हंस पड़ी। लगता है कि तुम तैरने चले गए थे, है ना? और उसने इतनी सामान्य निर्दयता से कहा कि मुझे लगा कि सभी को पहले से पता था, और मुझे आश्चर्य हुआ कि पूरी स्कूल ने पहले से ही तय कर लिया था कि भाईराव नाथ को शायद डुबा देना चाहिए। लेकिन चारुलता को कॉलोनल पसंद था, और उस क्षण की उलझन में मैं बस उसे खाली नजर से देखता रहा, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं उससे क्या पूछूं। मुझे आराम करने दो। चलो, जानते हो, कुछ लोगों के पास असली समस्याएं हैं। मेरे पास असली समस्याएं हैं। माँ यहाँ नहीं है, इसलिए थोड़ा हिम्मत दिखाओ। मैंने उससे एक भी शब्द कहे बिना कमरे से बाहर निकल गया और अपने कमरे में गया। दरवाजा जोर से बंद किया, कॉलोनल को जगा दिया और बाथरूम में चला गया। मैंने शैवाल और झील को धोने के लिए शॉवर लिया, लेकिन शॉवर हेड ने बुरी तरह काम किया, और मुझे यह समझ नहीं आया कि चारुलता और रणवीर और वे लोग पहले से ही मुझे नापसंद क्यों करते थे। जब मैंने शॉवर पूरा किया तो मैंने तौलिया से खुद को सुखाया और कपड़े पहनने के लिए कमरे में चला गया। तो तुम्हें आने में इतना समय क्यों लगा? घर का रास्ता भूल गए थे? उन्होंने कहा कि यह तुम्हारी वजह से था, मैंने कहा, और मेरी आवाज में थोड़ी चिढ़ झलक रही थी। उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ घूमना नहीं चाहिए। मैं बस तैरकर बाहर नहीं आ सकता था, मैंने धीरे से कहा, अपने तौलिए के नीचे एक जोड़ी शॉर्ट्स पहनते हुए। उन्होंने मुझे टेप से बांध दिया था, मैं मुश्किल से हिल भी नहीं सकता था। रुको, रुको, उसने कहा और बंक से कूद पड़ा, अंधेरे में मुझे घूरते हुए। उन्होंने तुम्हें टेप किया? कैसे? और मैंने उसे दिखाया। मैं एक मम्मी की तरह खड़ा हो गया, अपने पैर एक साथ रखे और अपने हाथ अपनी बगल में रखे, और दिखाया कि उन्होंने मुझे कैसे लपेटा था। फिर मैं सोफे पर धम्म से बैठ गया। हे भगवान, तुम मर सकते थे। उन्हें बस तुम्हें तुम्हारे अंडरवियर में पानी में फेंक कर भाग जाना था। उसने चिल्लाया। वे क्या सोच रहे थे? कौन था रणवीर और कौन? क्या तुम उनके चेहरे पहचानते हो? हे भगवान, तुम मर सकते थे। उन्हें बस तुम्हें तुम्हारे अंडरवियर में पानी में फेंक कर भाग जाना था। वे क्या सोच रहे थे? कौन था रणवीर और कौन? क्या तुम उनके चेहरे पहचानते हो? हाँ, मुझे लगता है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उसने सोचा। क्या तुमने उनके साथ कुछ किया था? मैंने पूछा। नहीं, लेकिन अब मैं उनके साथ जरूर कुछ करूंगा। हम उन्हें सबक सिखाएंगे। यह कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं ठीक निकल आया। तुम मर सकते थे और शायद मैं मर सकता था, लेकिन मैं नहीं मरा। खैर, शायद मुझे कल जाकर ईगल को सब कुछ बता देना चाहिए, मैंने कहा। बिल्कुल नहीं, उसने जवाब दिया। उसने फर्श पर पड़े अपने मुड़े हुए शॉर्ट्स से सिगरेट का पैक निकाला। उसने 2 सिगरेट जलाईं और एक मुझे दे दी। मैंने पूरी सिगरेट पी। तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि यहां इस तरह चीजें हल नहीं होती हैं। और इसके अलावा तुम सच में चुगलखोर कहलाना नहीं चाहोगे, लेकिन हम उन बदमाशों को सबक सिखाएंगे पुड्ज। मैं तुम्हें वादा करता हूं, उन्हें हमारे साथ खिलवाड़ करने का पछतावा होगा। और अगर कॉलोनल ने सोचा था कि मुझे अपना दोस्त कहने से मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, तो वह सही था। चारुलता आज रात मेरे साथ थोड़ी कठोर थी, मैंने कहा। मैंने झुककर एक खाली डेस्क दराज खोला और उसे अस्थायी एशट्रे के रूप में इस्तेमाल किया। जैसा मैंने कहा था, वह मूडी है। मैं एक टी-शर्ट, शॉर्ट्स और मोजे पहनकर सोने चला गया। चाहे कितनी भी गर्मी हो जाए, मैंने ठान लिया था कि मैं हर रात अपने कपड़ों में ही सोऊंगा। शायद अपने जीवन में पहली बार एक जगह में रहने का डर और उत्साह महसूस कर रहा था, जहां यह कभी पता नहीं चलता कि क्या होगा या कब होगा। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लग रही हैं, तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।